Good morning, students. As we have done about the fifth report commission, and fifth report commission was when where it was produced, where it was submitted. कहाँ पे सबमिट हुआ था फिफ्थ रिपोर्ट? Ma'am, British Parliament. Yes, it was submitted in the British Parliament in 1815, and it was to check the activities of East India Company, and about 102 pages were included in this, and which mostly the applications were of the zamindars, the raiyats, and the revenue collectors, है ना? And from the time the company established rule in Bengal in 1780s, its activity closely watched and debated in England. आपको सबको मालूम है, ये हम कर चुके हैं कि जो कंपनीज की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी वो क्लोजली डिबेटेड होती थी, और बहुत सारे जो ग्रुप्स थे वो ये चाहते थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी मोनोपोली जो इंडियन मार्केट में वो ख़त्म हो जाए, इंडिया और चाइना में। और सारे के सारे जो थे उन्होंने एक चार्टर बनाया, रॉयल चार्टर, और इसमें जो था कंपनी की मोनोपोली क्या होनी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। वर्ड में मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब क्या है? मोनोपोली का मतलब क्या है बेटा? यस, मोनोपोली का मतलब था कि जो एक अधिकार होना ब्रिटिशर्स का केवल अधिकार था। तो जो अन्य यूरोपियंस थे वो चाहते थे कि ब्रिटिश जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वो हट जाए, एंड केवल वहाँ पे जो बेनिफिट है वो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग ना लें, बल्कि पूरे ब्रिटिश नेशन के लोग, जो अन्य यूरोपियन लोग थे, वो भी इसमें इसमें पार्टिसिपेट करें। एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज मिसरूल एंड माल एडमिनिस्ट्रेशन होली डिबेटेड, यानी कि जो कंपनी है वो भ्रष्टाचार हो गई है, मिसरूल कर रही है, माल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पूरा का पूरा जो है वो डिस्कस होता था पार्लियामेंट में। और वहाँ पे जो कंपनी थी उसके जो ऑफिशियल्स थे वो लालची थे या ग्रीडी हो गए थे, इसका पूरा पब्लिकेशन होने लगा। और फिर ब्रिटिश जो पार्लियामेंट थी उन्होंने सीरीज ऑफ एक्ट पास किए लेट 18 सेंचुरी में, ताकि कंपनी के रूल को रेगुलेट किया जा सके, कंपनी पे कंट्रोल किया जा सके, एंड इट फोर्स कंपनी टू प्रोड्यूस रेगुलर रिपोर्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। और इस तरह से जो फिफ्थ कमीशन थी वो ऐसी कमीशन थी जो कि सेलेक्ट कमेटी के द्वारा बनाई गई थी। ये इतना हम कर चुके थे, ठीक है। आज जो हम ले रहे हैं बच्चों, एक मिनट, फॉर ए सेंचुरी एंड हाफ, जो फिफ्थ जो रिपोर्ट थी दैट हैपन इन रूरल बंगाल इन फिफ्थ रिपोर्ट जो थी वो बंगाल में 18 सेंचुरी में लागू की गई थी। बट द ऑफिशियल रिपोर्ट, लाइक वी हैव टू रीड केयरफुली, वी नीड टू हैव रोट वॉट एवर द रिटर्न, ठीक है। तो इस तरह से जो फिफ्थ रिपोर्ट थी उसमें बताया गया था कैसे ज़मींदार जो थे वो उन्होंने, या ज़मींदारी सिस्टम था इसके बारे में सब कुछ उसमें ऑक्शन वी हैव सीन। इवन व्हेन ज़मींदारीज वर ऑक्शन, ज़मींदार वर नॉट वर ऑलवेज डिस्प्लेस, दे वर गिवन इन दिस मैथड्स दे यूज टू रिटेन। तो फिफ्थ रिपोर्ट कमीशन पे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ये फोर्थ आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आज जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एक वर्ड आया, द हो एंड द प्लॉग, ठीक है। हल और हो मीन्स द कुदाल, और प्लॉग मीन्स द हल, इंग्लिश वालों हिंदी वालों के लिए। हो का मतलब क्या है, कुदाल है, और प्लॉग का मतलब क्या है, प्लॉग का मतलब होता है हल। तो लेट अस नाउ शिफ्ट आवर फोकस फ्रॉम वेटलैंड ऑफ बंगाल ऑफ ड्राई जोन्स टू रीजन ऑफ सेटल कल्टिवेशन, दैट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस। तो हम अब ऐसे एरिया की ओर जा रहे हैं जहाँ पर एग्रीकल्चर में सेटल कल्टिवेशन ना होकर शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता था। व्हाट डू यू मीन बाय शिफ्टिंग कल्टिवेशन? शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता क्या है? यस, एंड क्या ये एक ही जगह होता है? क्या ये मूव करते हैं यहाँ के लोग? स्लैशन वन में लोग कल्टीवेशन एक ही जगह करते हैं? कौन बताएगा? अंकित यादव, घुमंतु कृषि अंकित, सॉरी अंकित रावत, अंकित जयंत। Yes, ma'am. ओके, यस। तो जो मानना नहीं है, एक जगह पर घूमते रहते हैं। यस, एक जगह से दूसरी जगह पे घूमते रहते थे। वाई? बिकॉज अगर
लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी, तब उसको, उस लैंड को, उस एरिया को ये छोड़कर नई जगह पे चले जाते थे और उसमें फिर से वही प्रोसीजर अपनाते थे, जैसे कि कटिंग, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, है ना, जंगलों को में पेड़ों को काट डालते थे, फिर उसको कृषि भूमि बनाया जाता था एग्रीकल्चर के लिए। और अगर आज अब जो हम पढ़ रहे हैं कि पेस्चर्स इन द फॉरेस्ट इन राजमहल हिल्स, तो अब हम जो पढ़ रहे हो एंड प्लॉग के बारे में, इट इज़ अबाउट द हिल्स ऑफ राजमहल। तो इन द अर्ली 19th सेंचुरी बुकनन, हु वाज बुकनन? बुकनन कौन थे? बुकनन कौन थे? ही वॉज अ फिजिशियन, एक चिकित्सक थे जिन्होंने वेस्ट बंगाल घूमा और थ्रू द राजमहल हिल्स। And from his descriptions, the hills appeared impendingly a zone where a few travelers ventured, an area that signified danger. तो ऐसा एरिया था राजमहल हिल्स का जो कि डेंजर वाला एरिया था। वेर एवर ही वेंट पीपल वर हॉस्टाइल, अप्रेंसिव ऑफिशियल अनविलिंग टू टॉक टू हिम। तो हॉस्टाइल थे उसको, बहुत ही दूसरी दृष्टि से देखते थे, किसको? बुकनन को। ठीक है। देन अब जब बुकनन इन पहाड़ियों में आए, राजमहल की पहाड़ी में आए, हु वर दीज हिल फ्लॉक्स, वाई वर सो अप्रेंसिव टू बुकनन विजिट? तो बुकनन्स जर्नल गिव अस द ट्रांसलेटिंग ग्लिम्सेस ऑफ दिस हिल फ्लॉक इन द अर्ली 19th सेंचुरी। तो हमें राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे किसके द्वारा पता चलता है? बुकनन के द्वारा। उसने अपनी जो भी अपनी मैगजीन थी, अपना जो राइटअप्स था, उसमें जो लिखा उसके बारे में। ठीक है। अ डायरी ऑफ प्लेस ही विजिटेड, उसने एक डायरी बनाई, उसमें जो भी उसने जगह घूमी उसके बारे में लिखा। पीपल ही एनकाउंटर्ड, जिन पीपल से, जिन लोगों से वो मिला। द प्रैक्टिस ही सॉ, जो वहाँ पे तरीके थे, जीवन निर्वाह के तरीके थे, उसको जो देखा उन्होंने। तो जो लोग उन्हें रास्ते में मिले, जो चीज़ें उन्होंने प्रैक्टिस होते वहाँ देखी, इट रेजेस इन आवर माइंड बट डज नॉट ऑलवेज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैम। ठीक है। इट टेल अस अबाउट अ मोमेंट इन टाइम बट नॉट अबाउट द लॉन्गर हिस्ट्री ऑफ पीपल एंड प्लेस। तो जो कुछ भी उन्होंने देखा वो बहुत एक मोमेंट ऑफ टाइम के बारे में बताते हैं, बहुत लंबी हिस्ट्री के बारे में वो नहीं बताते हैं। If we look at the late 18th century revenue records, we learn that these hill flock were known as पहाड़ियास। तो हिल फ्लॉक लोग कौन थे? पहाड़िया लोग थे जो कि राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहा करते थे। Who have given this description? किसने डिस्क्रिप्शन दिया है? यस, बुकनन ने डिस्क्रिप्शन दिया है कि जो राजमहल की पहाड़ियों में हिल फ्लॉक रहा करते थे वो लोग पहाड़िया कहलाए थे। दे लिव अराउंड द राजमहल हिल्स, सबसिटिंग ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। वो जंगलों के उत्पाद पर अपना जीवन निर्वाह करते थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे। आई होप ये बच्चों को समझ में आया होगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हो एंड ब्लॉक की। हो एंड ब्लॉक की जानकारी भी बुकनन द्वारा दी गई थी। जब वे राजमहल की पहाड़ियों में घूमे तो उन्हें लोग स्ट्रेंजर की तरह देखते थे और लोग उनसे ज़्यादा घुल मिलते नहीं थे। उन्होंने ये बताया कि ये जो लोग थे ये राजमहल की पहाड़ियों के आसपास रहा करते थे, इर्द गिर्द रहा करते थे। ये लोग पहाड़िया कहलाते थे और ये अपना जीवन निर्वाह जंगल के उत्पाद यानी कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे करते थे और वो प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे। अब ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या करते थे? दे क्लियर द पैचेस ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग बुशेस, झाड़ियों को काटा करते थे, उनको जलाया करते थे। बर्निंग द अंडरग्रोथ ऑन दिस पैचेस अनरिच बाय पोटैश फ्रॉम द ऐश। तो जो वो पैचेस थे, जो लैंड ऑफ पैचेस थे, वो फर्टाइल हो जाया करते थे। क्यों फर्टाइल क्यों हो जाया करते थे बच्चों? क्योंकि उसमें खेती करती। यस, क्योंकि उसमें वो उसको जंगलों को काट कर जो राख बनती थी, पोटैश उसमें हो जाता था, इसलिए वो जो लैंड थे वो ज़्यादा फर्टाइल हो जाते थे। ठीक है। जो ये पहाड़ियाँ थे बहुत सारी किस्म की दालें, पल्सेस उगाते थे, मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज उगाते थे अपने खाने के लिए। दे स्क्रैच द ग्राउंड लाइटली विद होस। तो ये लाइटली जो मैदान है उसको खोदा करते थे विद द हेल्प ऑफ हो मीन्स कुदाल। ठीक है। और देन क्लियर द कल्टिवेटेड द क्लियर्ड लैंड फॉर फ्यू ईयर्स।
कुछ सालों के लिए वहाँ पे वो खेती करते थे, देन लेफ्ट इट फैलो, तब उसको बंजर छोड़ देते थे, सो दैट इट कुड रिकवर इज फर्टिलिटी, ताकि वो लैंड फिर से उपजाऊ हो जाए, देन मूव टू अ न्यू एरिया। तो यानी कि राजमहल के पहाड़ियों के आसपास कौन रहा करता था? हु लिव्ड नियर द राजमहल पहाड़ीज हिल्स? हाँ बेटा, कौन रहते थे? जल्दी बताओ। मैम पहाड़ियास। यस, पहाड़ियाज, दे वर लिव्ड नियर द राजमहल हिल्स। उनका सब्सिस्टेंस क्या था बेटा? वो कैसे अपनी जीविका चलाते थे? वो क्या करते थे? मैम विद हेल्प ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यस, दे यूज द फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड प्रैक्टिस द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में भी वो पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते थे, जंगलों को जलाते थे, और जो वो जंगल जलते थे उसमें जो राख होती थी उसमें पोटैश होता था, इसलिए लैंड बहुत फर्टाइल होता था। व्हाट डिड दे ग्रू? वो क्या उगाते थे? मैम पल्सेस एंड मिलेट। यस, पल्सेस एंड मिलेट, यानी कि दलहन और मोटा अनाज उगाते थे अपने कंजम्पशन के लिए, व्यापार के लिए नहीं बल्कि अपने कंजम्पशन के लिए कहलाते थे। मान लो कोई क्रॉप अगर वो ग्रो हो रही है व्यापार के लिए, तो वो क्या कहलाएगी? कमर्शियल क्रॉप कहलाएगी या सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहलाएगी? मान लो अगर कोई किसान व्यापार के लिए, कमर्शियल फार्मिंग कहलाएगी बेटा। अगर वो व्यापार के लिए कर रहा है तो कमर्शियल फार्मिंग है, और अगर अपने कंजम्पशन के लिए कर रहा है तो वो क्या होगा? सब्सिस्टेंस फार्मिंग, निर्वाह कृषि। उसको हम क्या बोलेंगे? निर्वाह कृषि बोलेंगे। और अगर वो कमर्शियल के लिए कर रहा है तो क्या हो जाएगा? सॉरी, अगर ट्रेड के लिए कर रहा है तो क्या हो जाएगी? कौन सी फार्मिंग हो जाएगी? कमर्शियल फार्मिंग। तो जो पहाड़िया लोग थे वो कमर्शियल फार्मिंग करते थे या सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे? कौन सी फार्मिंग करते थे? यस, सब्सिडेंस फार्मिंग करते थे, जीवन निर्वाह करते थे। ठीक है। और क्या करते थे कि कुछ सालों तक खेती करने के बाद उसको वो फैलो छोड़ देते थे। फैलो यानी कि बंजर। वाई? वाई इट वाज सो? कि वो भूमि को बंजर क्यों छोड़ देते थे? Yes, to recover its fertility, they again left the land fallow, and so that the fertility of land again can be recovered. ठीक है। From the forest they collected the महुआ flowers. अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो पहाड़िया लोग थे वो कौन से फ्लावर को कलेक्ट करते थे? द नेम ऑफ द फ्लावर वॉज महुआ फ्लावर। ठीक है। सिल्क कोकून को इकट्ठा करते थे, जो जिससे सिल्क बनता है उसको इकट्ठा करते थे। देन रेसिन फॉर सेल, रेसिन मीन्स किशमिश को वो बेचा करते थे। यस, देन वुड फॉर चारकोल प्रोडक्शन। ठीक है, वो लकड़ी इकट्ठी करते थे ताकि उनका चारकोल बन सके। द अंडरग्रोथ दैट स्प्रेड अ मैट बिलो द ट्रीज एंड द पैचेस ऑफ ग्रास दैट कवर द लेफ्ट प्रोवाइडेड द पेस्चर फॉर कैटल। तो जो उन्होंने लेफ्ट फैलो लैंड है उनके जो कैटल जो वो पालते थे उनके लिए वो उनको मिल सके। Here you can see the picture in your book also. It is must be given the life of the Paharias. It was a picture made by the painted by the William Hodges in 1782. आपसे ये पिक्चर आपको दे सकते हैं। सबसे पहले आपको पिक्चर पूछेंगे कि ये कहाँ का विलेज है? विलेज ऑफ राजमहल। यस, विलेज ऑफ राजमहल है। पेंटेड बाय whom? विलियम होजेस। Yes, William Hodges. In 1782, William Hodges was a British artist who accompanied Captain Cook on his second voyage. कैप्टन कुक आपने पढ़ा है? कहाँ पे पढ़ा है? आपने पढ़ा है ना कैप्टन कुक के बारे में? क्लास 11 में पढ़ा था हमने, याद है आपको? हाँ, तो ये जो कैप्टन कुक थे उनके साथ ये घूमा करते थे, वॉयज करते थे पैसिफिक ओशंस में। देन ही केम टू इंडिया एंड इन 1781 ही बिकम अ फील्ड ऑफ ऑगस्टस, फ्रेंड ऑफ ऑगस्टस क्लेवरल, द कलेक्टर ऑफ भागलपुर। भागलपुर जगह है और वहाँ के ये कलेक्टर के साथ इनकी दोस्ती हो गई थी। ऑन इन्विटेशन ऑफ क्लेवलैंड हॉगिस टू, तब ये कहाँ पे आए? जंगल महल आए, राजमहल आए। एंड देन ही पेंटेड द सेट ऑफ एक्वेंटेंस, बहुत सारी पिक्चरों की उन्होंने पेंटिंग बनाई, लाइक मैनी अदर ब्रिटिशर्स पेंटर्स एट द टाइम। हॉगिस सर्च फॉर पिक्चराइज एंड आर्टिस्ट इन सर्च ऑफ, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। इनकी जो पिक्चर्स थी ना बच्चों, जो इन्होंने बनाई थी वो रोमांटिज्म से ली गई थी। आपको पता है ना रोमांटिज्म वर्ड, रोमानीवाद वर्ड आपने क्लास 10th में पढ़ा था। तो इनका जो
जो बेस था वो रोमांटिज्म पे बेस था, नेचर पे बेस था। जो भी इन्होंने पिक्चर्स बनाई वो किस पे बनाई है, नेचर पे बनाई है, लैंडस्केप पे बनाई है, ठीक है। मॉडर्न सिविलाइज डिस्कवर अननोन लैंडस्केप्स, देन इस तरह से उन्होंने देन इट इज़ इन सर्च ऑफ दिस अननोन दैट होगर्स वेंट टू राजमहल हिल्स। तो इसी उसमें वो राजमहल हिल्स पहुंच गए, जहाँ पे उन्होंने पाया कि वहाँ पे फ्लैट लैंडस्केप माउंटेन्स हैं, डिस्कवर्ड बाय ब्यूटी इन roughness, irregular varieties. Landscape was colonial officials found dangerous with wild people were and paintings of was an idyllic, ठीक है। ये आप आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगेन हम आते हैं कि जो लाइफ ऑफ पहाड़िया थी वो कैसी थी, वो कैसे थे, ठीक है। तो जो पहाड़िया जो लोग थे वो हंटरर्स थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, फूड गैदरर्स थे, चारकोल प्रोड्यूसर थे, सिल्कवॉर्म रियर करते थे, वॉज दस इंटीमेटली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। तो वो जंगलों से क्यों जुड़े हुए थे? क्वेश्चन आया ना कि वाई दे वर कनेक्टेड विद द फॉरेस्ट। अंजलि, वो लोग जंगलों से क्यों जुड़े हुए थे बेटा? क्योंकि वो पहाड़, क्योंकि वे फॉरेस्ट पे तो निर्भर थे ना, सारी चीज़ें। भाई हंटिंग कर रहे हैं तो कहाँ जाके, यस, हंटिंग करेंगे तो कहाँ करेंगे, जंगलों में जाके करेंगे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन करी तो जंगलों को काट के करी। फूड गैदरर थे तो वो जंगलों से फूड को उत्पाद करते थे। चारकोल प्रोड्यूसर थे, वो भी उन्हें जंगल से मिलता था। सिल्क कोकून जो था वो भी इकट्ठा जंगल से करते थे। इसका मतलब क्या था कि जो पहाड़, जो राजमहल के जो लोग थे या पहाड़िया जो लोग थे, उनका फॉरेस्ट से अच्छा खासा कनेक्शन था, ठीक है। दे लिव्ड इन हटमेंट्स विद इन टर्मिनेट ग्रोव्स, ठीक है, एंड द रेस्टेड इन द शेड ऑफ मैंगो ट्रीज। तो ये लोग हट में रहा करते थे जहाँ पे इमली लगा करती थी, फिर यहाँ पे मैंगो के ट्रीज थे। देन दे कंसिडर द एंटायर रीजन एज द लैंड। तो पूरी की पूरी जमीन, जंगल की जितनी भूमि होती थी वो पहाड़िया लोगों की थी, ऐसा वो मानते थे, ठीक है। सो दे बिलीव दैट ऑल द लैंड ऑफ द फॉरेस्ट वॉज बिलोंग टू पहाड़ियाज एंड दे कंसिडर द ऑल लैंड एज देयर ओन, ठीक है। अगेन यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हो, इस पिक्चर को 10.5 में एक पिक्चर दी हुई है। फॉरेस्ट की लो हिल्स, रॉकी अपर रेंजेस दिखाई दे रही हैं जिसकी हाइट 2000 फीट बताई गई है, ठीक है। अब उनकी जो आइडेंटिटी थी वो कैसे थी, वो किस पर निर्भर थे, किस पर निर्भर थे वो लोग? यस, फॉरेस्ट पे निर्भर थे, यस। लेकिन अब क्या हो गया कि ये जो आराम से रह रहे थे अपने उसमें, इनको रेजिस्ट करना पड़ा इंट्रशन ऑफ आउटसाइड। अब क्या हो गया कि बाहरी लोग इनके यहाँ आने लगे। द चीफ मेंटेन यूनिटी ऑफ ग्रुप, सेटल द डिस्प्यूट्स एंड लेट। इनके जो डिस्प्यूट होते थे, झगड़े होते थे, वो उनका चीफ या उनका सरदार देखता था, ठीक है, और उसको उन झगड़ों का निपटारा भी करता था। द लेड एंड ट्राइब इन बैटल्स एंड अदर ट्राइब्स प्लेन पीपल वे द बेस इन द हिल्स द पहाड़ियाज रेगुलरली रेड। अब क्या करते थे कि जो ये पहाड़िया लोग थे ना, क्योंकि ये लोग हिल्स में रहा करते थे, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो कि ये लोग हिल्स में रहा करते थे, ठीक है। तो ये क्या करते थे कि पहाड़िया लोग जो थे वो रेगुलरली प्लेन एरिया को, एग्रीकल्चर जहाँ पे सेटल्ड होते थे लोग, उन पर ये लोग रेगुलरली रेड करते थे। रेड मतलब लूटपाट करते थे, ठीक है। दीज रेट वर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल पर्टिकुलर इन द ईयर ऑफ स्केसिटी। अच्छा, ये जो लूटपाट करते थे ये उनके लिए बहुत ज़रूरी भी थी। ज़रूरी क्यों थी कि जब इनके पास खाद्य सामग्री की कमी हो जाती थी, जंगलों से इन्हें कुछ नहीं मिल पाता था, जंगलों में खाद्य उत्पादन की कमी हो जाती थी, स्केसिटी हो जाती थी, तब ये लोग रेड किया करते थे, लूटपाट किया करते थे। एंड दे वर अ वे ऑफ अरेस्टिंग द पावर ओवर सेटल कम्युनिटी। और एक अन्य तरीका कि वे जो सेटल कम्युनिटी थी उस पर अपनी पावर भी जमाना चाहते थे। एंड दे वर अ मीन्स ऑफ नेगोशिएटिंग पॉलिटिकल रिलेशन विद आउटसाइडर्स। और ये पॉलिटिकल जो आउटसाइडर्स थे उनसे पॉलिटिकल रिलेशंस भी बनाना चाहते थे, ठीक है। द जमींदार ऑन द प्लेन्स हैव टू ऑफन परचेज अ प्लेन हैड टू ऑफन परचेज अ पीस बाय पेइंग अ रेगुलर ट्रिब्यूट टू द हिल चीफ। अब जो जमींदार है वो क्या करता था, वो ऑफन परचेज अ पीस अ पेइंग अ रेगुलर ट्रिब्यूट टू द हिल चीफ्स। तो उनको मजबूरी में ज़मींदारों को क्या देना पड़ता था, रेगुलर ट्रिब्यूट भी देना पड़ता था, सो दैट द हिल चीफ्स जो थे उनके कंट्रीब्यूशन में आ सके, ठीक है।
ट्रेडर्स सिमिलरली गिव अ स्मॉल अमाउंट टू द हिल फ्लॉक। अब यहाँ पे हिल फ्लॉक कौन है? हिल फ्लॉक कौन है बेटा? मैम पहाड़ियास। यस, पहाड़ियाज। तो ये जो जो जिन पर ही अटैक करते थे, यानी कि जिस कम्युनिटी पे ये अटैक करते थे, जैसे कि गांव के लोगों पे या जमींदार जो थे, तो इनके बीच में आपस में ये लोग क्या कर लेते थे, एक एक नेगोशिएशन भी कर लेते थे कई बार कि भाई हमारे पास तुम आक्रमण मत करो, लेकिन हम तुम्हें क्या देंगे, तुम्हें हम ट्रिब्यूट दे देंगे। ट्रिब्यूट मीन्स नजराना दे देंगे हिल चीफ्स को। ठीक है। सिमिलरली कई बार जो ट्रेडर्स थे ये भी क्या करते थे, ये भी व्यापारियों को क्या दे देते थे, ये व्यापार सॉरी ये हिल फॉक्स को क्या देते थे, स्मॉल अमाउंट अपना देते थे। और वंस द टोल वॉज पेड द पहाड़ियाज चीफ प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स। अगर मान लो कि ये जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने अगर उनको टोल टैक्स दे दिया होता था, तब उसके बदले में जो ये पहाड़िया होते थे इन ट्रेडर्स को प्रोटेक्ट भी करते थे, इंश्योरिंग दैट देयर गुड्स वर नॉट प्लंडर बाय एनीवन। अब वो ये भी इंश्योर करते थे कि भाई अब हम तुम्हारे लूटपाट नहीं करेंगे। समझ आ गया कि नहीं समझ में आया? मैं एक बार फिर से बताती हूँ बेटा कि जो पहाड़िया लोग थे वो रेगुलरली सेटल्ड एग्रीकल्चर एरिया पर लूटपाट करते रहते थे, प्लंडर करते रहते थे, क्योंकि वो उनके लिए ज़रूरी हो जाता था उनके सर्वाइवल के लिए। क्योंकि जब कभी भी जंगल से उत्पाद मिलना कम हो जाता था, तब उस कमी को पूरा करने के लिए ये सेटल्ड कम्युनिटी पर आक्रमण करते थे और उनके संग नेगोशिएशन भी कर लेते थे कई बार। तो इसमें क्या होता था कि जो जमींदार होता था ऑन प्लेन हैड टू ऑफन परचेज द पीस बाय पेइंग अ ट्रिब्यूट टू द चीफ हिल। तो वो झगड़ा ना करें, लूटपाट ना करें, इसलिए ज़मींदार भी उनको रेगुलर ट्रिब्यूट या रेगुलर नजराना देता था। किसको किसको देता था रेगुलर नजराना? मैम हिल चीफ को। यस, हिल चीफ को देता था। फिर जो ट्रेडर्स थे वो क्या करते थे, स्मॉल अमाउंट हिल फ्लॉक को दिया करते थे, ताकि अगर वंस दे हैव पेड तो क्या होता था, पहाड़िया क्या करते थे, अगर मान लो यस उनको प्रोटेक्ट करते थे, वेरी गुड, उनको प्रोटेक्ट करते थे और उनको इंश्योर करते थे कि आगे प्लंडर नहीं होगा। प्लंडर मतलब लूटपाट नहीं होगी। ठीक है। दिस नेगोशिएटेड पीस वाज समवट फर्जाइल। ठीक है, बहुत नाजुक हुआ करती थी ये जो नेगोशिएशन हुआ करता था। इट ब्रोक डाउन मतलब टूट भी जाया करता था। फ्रजाइल मीन्स टूट जाना। ठीक है। एंड इट broke down in last decades of 18th century when the frontier of settled agriculture being extended to eastern India। तो जब जो एग्रीकल्चरिस्ट थे वो आगे की ओर बढ़ने लगे ईस्टर्न इंडिया की तरफ। ठीक है। अब क्या आ गए, यहाँ एंट्री हो गई किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। और जो ब्रिटिश encourage the forest clearance and जमींदार and जोतदार and turn the uncultivated into the rice field। अब जब अंग्रेजों की नज़र पहाड़िया राजमहल के इलाके पे पड़ी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज़मींदारों को जोतदारों को एनकरेज किया कि जो अनकल्टिवेटेड लैंड छूट गया है उसको काटो और वहाँ पे चावल की खेती करो। To the British, the extension of settled agriculture was necessary to enlarge the source of revenue। अब आपको पता है कि अंग्रेजों को तो अपना रेवेन्यू चाहिए होता था, है ना? तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए उन्होंने राजमहल के हिल के आसपास किस किस को एनकरेज किया जंगल काटने के लिए? किसको एनकरेज किया बेटा? मैम ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने किसको एनकरेज किया? राइस अनकल्टिवेटेड लैंड्स काटने के लिए, बनाने के लिए किसको एनकरेज किया गया? मैम जमींदार को। जमींदार को। यस, जमींदार को, जोतदार को क्या उगाने के लिए? राइस, चावल। ठीक है। और जो ब्रिटिशर्स थे उनका एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्यों बढ़ाना चाहते थे? क्योंकि वो वहाँ से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहते थे, क्रॉप्स का एक्सपोर्ट करना चाहते थे, और जो था and establish the basis of settled order the society। they also associated with the forest with wildness, saw the forest people as savage। savage का मतलब क्या होता है? साधु की तरह लगते थे, अनरूली, प्रिमिटिव लगते थे, डिफ़िकल्ट टू गवर्न। सो उन्होंने ये सोचा कि जंगलों को काट दिया जाए। तो अब राजमहल हिल में किसकी एंट्रेंस हो गई? राजमहल हिल्स में कौन आ गया बेटा?
मैम ईस्ट इंडिया कंपनी। यस, ईस्ट इंडिया कंपनी। और उनको लगता था कि जंगलों में रहने वाले जो ये लोग हैं ये सेवेज हैं, अनरूली हैं, प्रिमिटिव हैं, पुराने जंगली असभ्य हैं, इनको रूल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए उन्होंने जंगलों को काटने की सोची। किसने? मैम ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जंगलों को काटने की सोची। सेटल्ड एग्रीकल्चर एस्टेब्लिश्ड एंड फॉरेस्ट पीपल टेम्ड। अब क्या हो गया कि जो उन्होंने जो निर्णय लिया वो क्या लिया कि एग्रीकल्चर को वहाँ पे सेटल किया जाए और जो फॉरेस्ट पीपल है उनको पालतू बनाया जाए, उनको सिविलाइज किया जाए एंड प्रोसीड टू गिव अप हंटिंग एंड टेक द फ्लॉक एग्रीकल्चर। तो यानी कि जंगलों में रहने वाले लोगों को ये कहा गया कि भाई तुम अपनी पुरानी हंटिंग और को छोड़ दो और एग्रीकल्चर को अपना लो। एग्रीकल्चर ही तुम्हारा अब जीवन है, फॉरेस्ट को टेम नहीं करना है, फॉरेस्ट को अब काटना नहीं है, हंटिंग नहीं करनी है, बल्कि तुम्हें सेटल एग्रीकल्चर लाइफ जीनी है। किसने कहा और किसको कहा? मैम ईस्ट इंडिया कंपनी ने फार्मर्स को, यानी कि पहाड़ियास को कहा। ठीक है। अ सेटल्ड एग्रीकल्चर एक्सपेंडेड। अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि सेटल्ड एग्रीकल्चर एक्सपेंड होने लगा। एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड पेस्चर कॉन्ट्रैक्ट। तो वो एरिया जो कि जंगल क्षेत्र था, वो एरिया जो चरागाह भूमि थी, वो अब कन्वर्ट होने लगी सेटल्ड एग्रीकल्चर एक्सपेंड में। ठीक है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? This sharpened the conflict between the hill flock and the settled cultivators. अब जो पहाड़िया लोग थे और जो सेटल कल्टीवेटर्स करने लगे थे उनके बीच में झगड़ा होने लगा। सेटल कल्टीवेटर्स में जमींदार आ जाएंगे, जोतदार आ जाएंगे, विलेजर्स आ जाएंगे, और उधर हिल फ्लॉक में कौन लोग आएंगे? पहाड़िया। तो इनके बीच में क्या होने लगा बेटा? झगड़ा होने लगा। वाई द ब्रिटिश वांटेड टू सेटल एग्रीकल्चर देयर? मैम फॉर गेनिंग लार्ज। यस, टू गेन द लार्ज इनकम। वहाँ से वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, वहाँ से वो क्रॉप को एक्सपोर्ट कर सकते थे, इसलिए वहाँ पे सेटल लाइफ कर दी गई, सेटल एग्रीकल्चर कर दिया गया। लेकिन जो हिल फ्लॉक थे, यानी कि जो पहाड़िया लोग थे, उनके बीचों में झगड़ा शुरू हो गया। आपको याद रखना है, हिल फ्लॉक यानी कि पहाड़िया लोग क्या यूज़ करते थे खुदाई के लिए? मैम वो एंड यस, फ्लॉक नहीं बेटा, ओनली हो। फ्लॉक तो हम आगे पढ़ेंगे। ओनली हो वॉज यूज बाय द पहाड़िया पीपल्स। ठीक है। इज इट क्लियर? द फार्मर बिगेन टू रेट सेटल विलेजेस इंक्रीजिंग रेगुलेटरी। अब क्या हो गया कि जो पहाड़ी लोग थे ना, वो लगातार आक्रमण करने लगे इन सेटल कल्टीवेटर्स पर, ताकि वो उनसे उनका अनाज चुरा लें, उनकी भेड़ बकरी चुरा लें। ठीक है। कॉलोनियल ऑफिसर्स ट्राई डेस्परेटली टू कंट्रोल एंड, लेकिन जो उधर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे थे कि कैसे इन पहाड़ियों को कंट्रोल कर जाए, लेकिन उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क हो रहा था पहाड़िया लोगों को कंट्रोल करने के लिए। किसके लिए? किसको किसको बहुत मुश्किल हो रहा था कंट्रोल करने के लिए? ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को पहाड़िया लोगों पर कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। सो इन 1770s ब्रिटिश embarked on a brutal policy of extermination, hunting the paharias down and killing them. अब वो क्या करने लगे? उनको मारने लगे, हंटिंग करने लगे। Then by 1780s, Augustus Cleveland, the collector of Bhagalpur, proposed a policy of pacification. तो क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को ये लगा कि अब वो पहाड़ियों पर कंट्रोल नहीं कर सकते, वो इसलिए वो क्या करने लगे? पहाड़ियों को उनको मारने लगे, उनको किलिंग डाउन होने लगा। तो जो भागलपुर के एक कलेक्टर थे जिनका नाम अगस्टस क्लेवेलैंड था, उन्होंने एक पॉलिसी पैसिफिकेशन की लागू की, जिसमें पैसिफिकेशन का मतलब था समझौता करना। ठीक है, पैचअप कर डालना। तो एक पैसिफिकेशन हुआ किस किस के बीच में? पहाड़िया चीफ्स वर गिवन एनुअल अलाउंसेस एंड मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ देयर मैन। तो पहाड़िया जो चीफ होगा, सरदार होगा, उसको प्रॉपर एनुअल अलाउंसेस दिए जाएंगे ताकि वो प्रॉपर अपने मैन को कंडक्ट कर सके। दे वर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ऑर्डर इन द लोकेलिटीज़ एंड डिसिप्लिन देयर ओन पीपल। उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाने लगा कि वो अपनी लोकेलिटी को मेंटेन करेंगे और अपने एरिया में डिसिप्लिन को मेंटेन करेंगे। आपको पता है कि पहाड़ी लोग कैसे थे? वो जंगल को पूरा अपना जंगल मानते थे।
है ना। तो उनको कंट्रोल करना अंग्रेजों को मुश्किल हो रहा था, इसलिए ये पैसिफिकेशन की पॉलिसी को लागू किया गया, जिसमें ये कहा गया कि भाई जो पहाड़िया लोग हैं वो अपनी लोकेलिटी को मेंटेन करेंगे, वहाँ पे डिसिप्लिन लेके आएंगे। मैनी पहाड़िया चीफ्स रिफ्यूज टू अलाउंसेस। अब बहुत सारे पहाड़िया जो लोग थे, जो चीफ थे, उनके सरदार थे, उन्होंने इस अलाउंसेस को लेने से मना कर दिया। ठीक है। एंड दोज हु एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफन लॉस द, और जिन्होंने एक्सेप्ट किया था वो अपनी अथॉरिटी लूज कर दी उन्होंने। बीइंग द पे ऑफ कलोनियल गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट आ गई थी, कलोनियल गवर्नमेंट आ गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्नमेंट आ गई थी। दे बिकेम टू परसीव्ड एज सबॉर्डिनेट एम्प्लॉयज एज चीफ्स। ठीक है। एक मिनट यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर लूँगी, बच्चे यहाँ पे घबराए नहीं, क्योंकि बच्चे ये सोच रहे हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि पहाड़िया लोगों पर कंट्रोल करने के लिए या अंग्रेजों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस एरिए पर अपना एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कर लिया, जहाँ उन्होंने जो जोतदार थे, ज़मींदार थे, उनको एनकरेज किया कि तुम यहाँ पे खेती करना शुरू कर दो, जिससे कि हिल फ्लॉक यानी कि पहाड़िया लोगों के बीच में और जो सेटल कल्टीवेटर्स थे उनके बीच में झगड़ा होने लगा था। ठीक है। झगड़े में जो हिल फ्लॉक के लोग थे, पहाड़िया लोग थे, वो क्या करते थे, वो क्या करते थे बच्चे, पहाड़िया लोग फूड ग्रेन्स और कैटल्स को लूट लेते थे ना। तो जो भागलपुर के जो कलेक्टर थे, जिनका नाम था अगस्टस क्लेवेलैंड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक स्पेसिफिकेशन किया, उसमें कहा कि जो पहाड़िया के जो चीफ्स हैं उनको एनुअल एक अलाउंसेस दिया जाएगा, और उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया कि आपको अपनी लोकेलिटी में डिसिप्लिन मेंटेन करना है। लेकिन पहाड़िया चीफ्स ने इन अलाउंसेस को लेने से मना कर दिया, और जिन्होंने एक्सेप्ट भी किया था, जिन्होंने एक्सेप्टेड किया था उसको, तो उससे क्या हुआ कि वो उन्होंने अपनी पावर खो दी, और अब किसका प्रभाव आ गया, बीइंग इन द पे ऑफ कलोनियल गवर्नमेंट, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह से यहाँ पे प्रभाव जमने लगा। ठीक है। एज द पैसिफिकेशन कैंपेन कंटिन्यू, द पहाड़िया विड्रू डीप इनटू द माउंटेन। तो अब क्या हो गया कि जो पहाड़िया लोग थे वो माउंटेन में जाकर छुप गए और अपनी एक फोर्स बनाने लगे, एंड कैरिंग ऑन द वॉर विद आउटसाइडर। तो यहाँ आउटसाइडर कौन है, यस, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आउटसाइडर है, यस, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आउटसाइडर थी उससे झगड़ा होने लगा। ठीक है। सो व्हेन बुकनन ट्रेवल थ्रू द रीजन इन विंटर ऑफ 1810, द पहाड़ियाज नेचुरली व्यूड हिम एंड सस्पिशियस एंड डिस्ट्रस्ट। तो जब नेचुरल है कि जब बुकनन जो था वो पहाड़ियों में, राजमहल की पहाड़ियों में जा रहा था, तो उसको ये लगा कि उसको शक की दृष्टि से देखा जाने लगा, डिस्ट्रस्ट की दृष्टि से देखा जाने लगा विंटर सीजन में। ठीक है। और उसका जो एक्सपीरियंस था पैसिफिकेशन का, ब्रूटल रिप्रेजेंटेशन हो गया उसके साथ। ठीक है। इवन एवरी वाइट मैन अपियर टू रिप्रेजेंट अ पावर और डिस्ट्रॉइंग देयर वे ऑफ लाइफ। तो हर किसी को वो किसकी दृष्टि से देखने लगे, शक की दृष्टि से, उन पर विश्वास नहीं रहा, क्योंकि उनको ये लगता था कि जो वाइट पीपल है वो उनकी एरिया को नष्ट कर रहे हैं। किनको लगाइए, किनको लगाई, यस, पहाड़ियाज को ये लगा कि भाई ये इनकी जो है, इनकी जो लाइफ है उसको डिस्टर्ब करे, तो इसलिए हर वाइट पीपल उनकी आंखों में खटकने लगा, एंड वॉज डिस्ट्रॉइंग देयर वे ऑफ लाइफ, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, स्नैचिंग देयर कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट एंड लैंड। ठीक है। बाय दिस टाइम इनफैक्ट देवर न्यूअर इन्विटेशन ऑफ डेंजर। ठीक है। अब क्या हो गया, इस टाइम पे क्या हो गया, एक नया इंटीमेशन मिलने लगा डेंजर का, खतरे का, किन लोगों को, पहाड़िया लोगों को। और अब आगे संथाल्स वर पोरिंग इनटू द एरिया। अब संथाल लोग आ गए वहाँ पे। ठीक है। संथाल जो थी एक अनदर लोग थे, जनजाति जिसे हम कह सकते हैं, जो कि इस एरिया में आने लगी जहाँ पे कि कौन लोग रहते थे, जहाँ पर पहाड़िया लोग रहते थे। अब जो संथाल थे वो क्या करने लगे, वो उस एरिया में एंटर करने लगे, जंगलों को काटने लगे, कटिंग डाउन टिम्बर्स, लकड़ियों को काटने लगे, फिर लैंड्स जो थे वो उसको प्लॉगिंग करने लगे। प्लॉगिंग मीन्स हल का यूज़ करने लगे। ठीक है। एंड ग्रोइंग द राइस एंड कॉटन, अब वो राइस और कॉटन उगाने लगे। एज द लोअर हिल्स वर टेकन बाय संथाल्स, तो पहाड़िया जो राजमहल हिल्स थी उसका जो जो लोअर हिल का पार्ट था वो संथाल्स के द्वारा ले लिया गया। द पहाड़ियाज रिसीटेड इन डीपर इनटू द, और जो पहाड़िया लोग थे वो अंदर राजमहल के हिल्स के अंदर जाके रहने लगे। इफ पहाड़िया लाइफ was symbolized as hoe which was used for shifting cultivation, the settlers came to represent the power of plug। तो जो सेटलर्स जो बाहर से आए थे संथाल लोग, उनका प्लॉग था। अब क्लियर हो गया।
मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, जो पहाड़िया लोग थे वो कुदाल से खेती करते थे यानी कि हो से खेती करते थे, और जो संथाल थे वो प्लॉग से यानी कि हल से खेती करते थे। तो बैटल बिटवीन द हो एंड प्लॉग वाज अ लॉन्ग वे वन। तो आपसे पूछ सकते हैं बैटल बिटवीन द हो एंड प्लॉग का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द बैटल बिटवीन द हो एंड द प्लॉग? None the Pahadians use the Santhal use the block. So there Yes. was a the Pahadis and the Santhal. Yes, the war between the Pahadiyas and the Santals begin. जब पहाड़ियों के लोअर एरिया में, लोअर हिल्स में कौन लोग आ गए थे? संताल लोग आ गए थे। आई होप आज का जो ये टॉपिक है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। Yes, ma'am. ठीक है, फॉर द टुडेज टॉपिक लास्ट हमने जो छोड़ा है दैट इज हो एंड द प्लॉग।